टूट जाए जो पत्थर से ना उससे सा बनो मेरे यार। टूट जाए जो पत्थर से ना उससे सा बनो मेरे यार। भीड़ का हिस्सा नहीं किस्सा बनो मेरे यार। भीड़ का हिस्सा नहीं किस्सा बनो मेरे यार। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल भोजपुरी पढ़ाई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौखरी वंश के बारे में। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और जानेंगे मौखरी वंश के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मौखरी वंश का जो उदय होता है गुप्त वंशों के बाद से होता है। गुप्त वंशों के बाद से कई सारे साम्राज्य का उदय होता है, जैसे कि पुष्यभूति वंश के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो पुष्यभूति वंश के बारे में दोस्तों हम लोग सबसे पहले गुप्तों के पतन के पश्चात हम लोगों ने वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश को ही पढ़ा था। ऐसा इसलिए कि दोस्तों वर्धन वंश जो था उसने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा कर लिया था और चूँकि अधिक दिनों तक शासन किया अपेक्षाकृत इन सभी वंशों के से अगर तुलना किया जाए तो मौखरी वंश जो कि कनौज में इनका शासन था मौखरियों का, तो दोस्तों मौखरी वंश को हम लोग छोड़कर चले थे क्योंकि ये छोटे छोटे साम्राज्य थे। तो दोस्तों आज हम मौखरी वंश के बारे में जानेंगे और ये गुप्तों के पतन के पश्चात ही इनका उदय हुआ। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। इनके साक्ष्य बहुत कम हैं। जैसे कि अगर देखें तो कोटा में कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ अभिलेख मिले हैं कोटा में। तो कोटा के कुछ अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि मौखरी जो होते थे वो सामान्य रूप से ज़्यादातर महासेनापति की उपाधि धारण करते थे, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। ऐसी जानकारी 3 अभिलेख मिले हैं कोटा से। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त अगर साक्ष्य देखें तो नागार्जुनी और बराबर के गुहा लेखों से भी हमें कुछ इसकी जानकारी प्राप्त होती है। 3 शासकों के 3 गुप्तों के समय के सामंतों के मौखरी सामंतों का नाम मिलता है। तो दोस्तों बहुत कम ही प्रमाण मिलते हैं। फिर भी मौखरी वंश में जितने भी इम्पोर्टेंट शासकों का नाम आता है उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं कि मौखरी वंश का उदय जो होता है इसका संस्थापक कौन होता है। मौखरी वंश का संस्थापक कौन होता है? तो दोस्तों मौखरी वंश में आपको ध्यान रखना है, मौखरी वंश के जो संस्थापक होता है, संस्थापक का नाम आपको याद रखना है। मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? तो मौखरी वंश का जो संस्थापक था वो दोस्तों हरिवर्मा था। कौन था? हरिवर्मा। मौखरी वंश का संस्थापक जो था वो हरिवर्मा था। इसने संस्थापना कब किया था? 510 ईस्वी में लगभग। कब? 510 ईस्वी में। हालांकि दोस्तों कहीं कहीं हरिवर्मा का जो नाम मिलता है वो हरिवर्मन भी मिलता है। ठीक है, इसे घबराना नहीं है। हरिवर्मा ने इनकी शुरुआत की थी और साक्ष्यों के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। दोस्तों इसके अंतर्गत और भी कितने प्रमुख शासक थे, और भी जो प्रमुख शासक का नाम आता है उसको भी जान लेते हैं। शासकों का नाम दोस्तों इसमें और भी प्रमुख शासकों का नाम आ जाता है, जैसे कि आदित्य वर्मा था। ठीक है, ईशान वर्मा था। चलिए लिख देते हैं, आपको केवल नाम ध्यान में रखना है, इनके संबंध में बहुत कम जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर भी शासकों का नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन सा था? ईशान वर्मा था। ईशान वर्मा, या कहीं कहीं दोस्तों ईशान वर्मन भी आपको देखने को मिल सकता है। ईशान वर्मन या ईशान वर्मा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है नाम आदित्य वर्मा का। आदित्य वर्मा, आदित्य वर्मा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है एक और नाम, कहीं कहीं दोस्तों आदित्य वर्मा का आदित्य वर्मन भी मिल सकता है। ठीक है, घबराइएगा मत, नाम याद रखिए आदित्य वर्मा। उसके बाद किसका नाम आता है? सर्ववर्मा का। सर्ववर्मा या सर्ववर्मन। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए किसी किसी बुक्स में दिया है ईशान वर्मा, किसी किसी बुक में दिया है ईशान वर्मन। ठीक है, तो इसके टाइटल से घबराना नहीं है, वर्मा वर्मा। ठीक है, सर्ववर्मा ये ईशान वर्मा का पुत्र था।
ठीक है दोस्तों, ये ईशान वर्मा का क्या था, पुत्र था और उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। तो ईशान वर्मा का ये पुत्र था। ईशान वर्मा जो था, इसने किस पर विजय प्राप्त की थी? इसने जो विजय प्राप्त की थी दोस्तों, ये सातवाहनों पर विजय प्राप्त की थी। सातवाहनों को इसने हराया था। किसने? ईशान वर्मा ने सातवाहनों को हराया था। लेकिन सर्ववर्मा की अगर देखें तो सर्ववर्मा जो इसका पुत्र था, इसने किसको हराया था? तो इसने दामोदर गुप्त को हराया था। किसने? दामोदर गुप्त को हराया था और साथ ही साथ इसने हुणों को भी पराजित किया था। हुणों को भी पराजित किया था। ठीक है, तो दोस्तों इनसे जो जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको ध्यान में रखना है। सातवाहनों को ईशान वर्मा ने हराया था, सर्ववर्मन ने दामोदर गुप्त और हुणों को हराया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह इनके बारे में बताया जाता है कि ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। और दोस्तों इसमें एक और नाम आ जाता है जिनका संबंध मौखरियों का संबंध दोस्तों देखा जाए तो मौखरियों का संबंध किससे होता है? मौखरियों का संबंध जो होता है ये वर्धन वंश में भी होता है। मौखरी का एक और प्रधान शासक जो आता है, जो अंतिम शासक भी हुआ करता था मौखरी में, तो अंतिम शासक या प्रमुख शासक कहिए, अंतिम शासक यही हुआ, अंतिम शासक और प्रमुख शासक। अंतिम शासक और प्रमुख शासक कौन होता है? गृहवर्मा कहीं कहीं मिलता है दोस्तों, या कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है क्या? ग्रहवर्मा। ठीक है, ग्रहवर्मा या गृहवर्मा। ठीक है, ये मौखरियों का प्रमुख शासक हुआ था और ये अंतिम शासक था। चूंकि इसको मार दिया था मालवा का एक नरेश था देवगुप्त। किसने मार दिया था इसको? गृहवर्मा को किसने मार दिया था? देवगुप्त ने मार दिया था, जो मालवा का नरेश था देवगुप्त। देवगुप्त किससे मिलकर? गौर नरेश एक था शशांक, इन दोनों में मित्रता हो गई थी। गौर नरेश जो शशांक था, शशांक, इन दोनों में मित्रता हो गई थी देवगुप्त और शशांक में, और इन दोनों ने मिलकर गृहवर्मा या गृहवर्मा को मार दिया था। और गृहवर्मा का संबंध किससे होता है? इसका संबंध किस में होता है? इसका संबंध वर्धन वंश में होता है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है वर्धन वंश के बारे में। तो दोस्तों वर्धन वंश के बारे में अगर देखा जाए तो वर्धन वंश में गृहवर्मा या ग्रहवर्मा की शादी हुई रहती है। किससे? किसके साथ? राजश्री के साथ। किसके साथ? राजश्री के साथ इनकी विवाह हुई रहती है। और राजश्री किसकी पुत्री थी? राजश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, जो कि वर्धन वंश में हम लोगों ने पढ़ा है। प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, या राज्यवर्धन की बहन थी, या हर्षवर्धन की बहन थी। तो वर्धन वंश में हर्षवर्धन बहुत ही प्रमुख शासक रहता है। हर्षवर्धन इसका मदद करता है राजश्री के, जब इसके पति की हत्या हो जाती है गृहवर्मा की। तो वर्धन वंश में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजश्री के पति यानी गृहवर्मा की हत्या के पश्चात हर्षवर्धन ने इसको किस तरह से मदद किया था। तो दोस्तों यहाँ से हम अगर देखें मौखरी वंश में, तो इसके संबंध के बारे में हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, चूँकि हम लोगों ने प्रभाकर वर्धन वाले वीडियो, मतलब कि वर्धन वंश वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है कि मौखरियों का संबंध वर्धन वंश से किस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो विशेष चर्चा हम लोगों ने वर्धन वंश में कर लिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना सा ही। और एक चीज़ और है, इनका जो मौखरियों का मूल निवास स्थान जो था वो दोस्तों प्रारंभ में तो वो गया में था। ठीक है, प्रारंभ में ये लोग गया के निवासी थे। मौखरी जो थे प्रारंभ में गया के निवासी थे, लेकिन ये बाद में और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, इनकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। गया में मूल रूप से पहले निवास करते थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और बाद में इन्होंने क्या किया? बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर लिया और राजधानी इनके कनौज हो गई, कनौज। इसलिए ये मौखरी कनौज के ही बताए जाते हैं। उसके बाद से इन्होंने अपनी राजधानी को मौखरी में कन्वर्ट कर दिया और गया से यहाँ से, लेकिन मूल रूप में अगर देखा जाए तो गया के ही निवासी थे, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्तों मौखरी वंश में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके इतिहास भी साक्ष्य बहुत कम ही है इतिहास में भी। तो इसलिए आपसे बस अनुरोध है कि आप जितने भी नाम मिलते हैं, नाम की चर्चा जितनी मिलती है,
इसको आप कम से कम याद रखें मौखरी वंश में। ठीक है दोस्तों वैसे तो मैं इसको छोड़कर चलने के लिए सोचता था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसे इसके जो नाम भी मिलते हैं, जो भी चर्चाएं मिलती हैं, इसको भी बता देना उचित है, अनिवार्य है। इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा किया। हालांकि इसके पहले जितने भी छोटे छोटे साम्राज्य थे उसके विषय में भी हम लोगों को चर्चा करना चाहिए था, लेकिन मैं डायरेक्ट वर्धन वंश को पढ़ाया। गुप्तों के पतन के पश्चात मैंने डायरेक्ट वर्धन वंश को पढ़ाया है। आप देख सकते हैं या देखे होंगे तो आपको पता होगा। इसमें पहले जो मौखरी वंश कनौज के थे उसको मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसको बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि वर्धन वंश इम्पॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों मौखरी वंश में बस इतना ही सा आपको ध्यान में रखना है। क्या चीज़ें? संस्थापक कौन था? हरिवर्मा, 510 ईस्वी में लगभग। ये गुप्तों के समय के ही था हरिवर्मा। ठीक है, मतलब समकालीन था। 510 ईस्वी में इसने स्थापना किया था। और चूंकि ये मौखरी जो थे ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, शासकों का नाम अगर देखें तो ईशान वर्मा का नाम आ जाता है, आदित्य वर्मा का नाम आता है, सर्व वर्मा का नाम आता है। ईशान वर्मा का पुत्र सर्व वर्मा था, या वर्मन भी कहते हैं। ईशान वर्मा ने सातवाहनों पर विजय प्राप्त की थी। ईशान वर्मा ने सातवाहनों पर विजय प्राप्त की थी, जबकि ईशान वर्मा का जो पुत्र था सर्व वर्मा, इसने क्या किया था? इसने हूणों को पराजित किया था और साथ ही साथ दामोदर गुप्त को पराजित किया था। हुण और दामोदर गुप्त को पराजित किया था। अंतिम शासक प्रमुख जो देखा जाए तो गिरिह वर्मा था मौखरी वंश में, जिसके हत्याग्रह किसने कर दी? देवगुप्त ने, जो मालवा का नरेश था देवगुप्त। इसने शशांक से, जो कि शशांक गौर नरेश था, ठीक है, बंगाल का ये था। ठीक है, गौर नरेश जो था शशांक, ये बंगाल का था। इससे मिलकर देवगुप्त, ये दोनों मिलकर हत्या कर देते हैं किसकी? गिरिह वर्मा की। और इसकी जो पत्नी रहती है राजेश्वरी, जो कि हर्षवर्धन की बहन रहती है। ये जो थी राजेश्वरी हर्षवर्धन की बहन रहती है। तो इस तरह से मौखरी वंश में अंतिम जो शासक के रूप में होता है ये गिरिह वर्मा रहता है। इसके मृत्यु के बाद से मौखरियों का अंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और ये मौखरी वंश से जितने भी नाम मिलते हैं आपको याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, इस वीडियो से किसी भी तरह आप प्रभावित हुए हैं तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।